नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्पेशली जो बच्चे सीबीएसई में क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उनके लिए जो 21-22 के जो सेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ आपके सामने। वो टॉपिक है आपका जो न्यू सिलेबस है, उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस की चर्चा तो हम करेंगे ही, और वो भी केवल फर्स्ट टर्म का। अभी जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो फर्स्ट टर्म, चूँकि अभी आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो फर्स्ट टर्म बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस है उसकी हम लोग चर्चा करें, और साथ ही साथ आपको इस सिलेबस से संबंधित जो किस प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इस बार के फर्स्ट टर्म में किस प्रकार का क्वेश्चन का आपका पैटर्न होगा, तो उसका मॉडल भी मैं आपके सामने आज उपस्थित कर रहा हूं, जो कि सीबीएसई के द्वारा प्रदत्त है। तो वो मॉडल आप ज़रूर सॉल्व करें, अभी हम चर्चा भी करेंगे इस वीडियो में, और उससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा और उसका प्रैक्टिस करें। एक सूचना और है कि जिन बच्चों को लगता है केवल हमें फर्स्ट टर्म का सिलेबस चाहिए और उसका जो क्वेश्चन का जो सेट है, जो क्वेश्चन मैं आज डाल रहा हूँ, एकदम पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने उसको अरेंज किया है। आप देखेंगे एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने उसको अरेंज किया है, किस किस मार्क्स का कितने कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, और किस प्रकार का क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा या फिर जैक बोर्ड। मैं आपको बता दूं कि ये केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है, बल्कि जो बच्चे झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण, चूँकि सेम बुक है, सेम सिलेबस है, इसलिए कहीं कोई अंतर नहीं है। इसलिए जैक बोर्ड के बच्चे हो, जेसीईआरटी के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर जो सीबीएसई के बच्चे हैं, दोनों के लिए ये कारगर साबित होगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम इसकी चर्चा करते हैं। इसमें देख लीजिए कि पहला जो आपको ये क्वेश्चन आएगा वो 40 मार्क्स का होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आपका जो क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का आएगा आपको फर्स्ट टर्म में, और 10 मार्क्स आपको इंटरनल एवैल्यूएशन के तौर पर विद्यालय के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो होगा, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस प्रकार का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसकी चर्चा हम लोग इसमें एक बार कर लेते हैं। तो देखिए, संधि में प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण परिवर्तन, संधि आपको है जो कि आपका कितने कितने मार्क्स का है उसको मैंने पहले चर्चा किया, इसलिए उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। इससे जस्ट पहले हमने जो सिलेबस डाला है लेटेस्ट सिलेबस करके, आप हमारे लिंक में ओझा सर क्लासेस के यूट्यूब में देखिएगा चैनल में, तो उसमें आपको मिल जाएगा सारा। सिर्फ हम आपको यहाँ ये चर्चा करते हैं कि क्या क्या हम जो क्वेश्चन जो डाल रहे हैं, चूँकि मुख्य उद्देश्य मेरा क्वेश्चन को डालने का है, आपको अवगत कराने का कि प्रश्न जो आएगा आपको फर्स्ट टर्म में समेटिव 1 में वो किस तरह का होगा। तो संधि में जो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, और विसर्ग संधि में विसर्ग का उत्त होना और विसर्ग के स्थान में स ये होना, तो ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। फिर दूसरा था समास में, जो कि सिर्फ विभक्ति से रिलेटेड होगा। दूसरा जो है आपका अव्यय भाव पढ़ना है, जो ये आपको 6 दिए गए हैं, सिर्फ इन्हीं 6 से आपको पूछा जाएगा। अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, ये आपको 6 जो है अव्यय भाव से पूछा जाएगा। द्वंद्व समास में केवल इतरेतर द्वंद्व है, ठीक है ना, तो वो किस प्रकार का इतरेतर द्वंद्व का क्वेश्चन होगा उसको भी हमने इसमें चर्चा किया है। प्रत्यय में जो आपको पढ़ना है मतुप और त्व और टाप, ये सिर्फ 3 ही प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि आपको ये भी प्रत्यय भी आपको 4 नंबर के होंगे, ठीक है। फिर वाच्य परिवर्तन में देखेंगे तो कर्तरी कर्म क्रिया, इसमें आपको 3 नंबर का आपको वाच्य रहेगा, जो कि अभी आगे हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें मिलेगा आपको। उसी प्रकार से फिर समय में है, सार्ध सपाद इत्यादि से संबंधित है सामान्य, इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ। अव्यय पद में जो देखेंगे आप 3 नंबर का क्वेश्चन आपको अव्यय से भी संबंधित होगा, जो आपको यहाँ अव्यय जो दिए गए हैं उच्चय, च, स्व, य, ये सभी के सभी अव्यय को आप देखेंगे तो इन्हीं के बीच से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे सभी के सभी प्रश्नों में। अशुद्धि संशोधन में आपको वचन लिंग पुरुष लकार दृष्टि से रहेगा, और ये तो आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि आपको सिर्फ ग्रामर से होगा और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी जो 15 मार्क्स का होगा वो आपको पठित अवबोधन से रिलेटेड होगा, जो आपको टेक्स्ट बुक में जो 4 लेसन दिए गए हैं। ये ध्यान रहे कि फर्स्ट टर्म में आपको सिर्फ 4 लेसन पढ़ने हैं, जो यहाँ दिया हुआ। प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा, चतुर्थ पाठ शिशु लालनम, और पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला।
ये जो 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए, और इसी में से आपको 15 नंबर का पठित अवबोधन से आपको जो 8, 9 और 10 नंबर में जो क्वेश्चन होंगे इसी बुक से, इसी 4 लेसन से होंगे। तो इस 4 लेसन को आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि उसी से आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरह का पूछा जाएगा उसकी चर्चा हम लोग आगे देख रहे हैं, जो मॉडल सेट जो क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। मैं एक बार सिलेबस इसलिए बता दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि कौन कौन सा सिलेबस है, और काफ़ी मैंने मेहनत किया है इसको प्रिपेयर करने में, और मैं सारे प्रश्न को मैंने अपने से तैयार किया है और काफ़ी मेहनत भी लगा। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे मेहनत को देखते हुए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसकी जानकारी हो सके और वो लाभ उठा सकें। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, सेम यही पैटर्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में रहेगा, मतलब सेम यही रहेगा, सिर्फ प्रश्न चेंज होंगे लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो यही होगा। ठीक है, आपका फुल मार्क्स 40 जो देख रहे हैं यहाँ पर है, 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का समय आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे कि 80 का था तो को 3 घंटे का था, यहाँ आपको 90 मिनट्स का समय दिया हुआ रहेगा। इसमें निर्देश रहेंगे, जो निर्देश आप यहाँ देख रहे हैं, उत्तर लेखनात् पूर्वम प्रश्नस्य क्रमांक अवश्यम लेखनीय। अवश्य आपको मैंने उत्तर लिखने से पूर्व जो है प्रश्नों के क्रमांक को आपको अच्छी तरह से लिखना है। अस्य प्रश्न पत्रस्य, इसके प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको अलग से 15 मिनट का समय निर्धारित किया हुआ है, दिया हुआ रहता है। अस्मिन काले केवलम, और इस समय में केवल आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है, उत्तर पुस्तिका में कुछ भी लिखना नहीं होता है, जो 15 मिनट आपको अलग से बोर्ड द्वारा जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो समय दिया जाता है। सभी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पात्मक होंगे। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न पत्रों के अनुसार आपको अवश्य लिखना चाहिए, जिससे कि चेक करने वाले को कोई परेशानी नहीं हो। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में ही करने हैं, हिंदी में नहीं करने हैं। और प्रश्नों का जो निर्देश है उसको ज़रूर ध्यान से व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये CBSE का निर्देश है जो मैंने अब यहाँ आपको दिया है। अब चलिए अनुप्रयुक्त व्याकरण जो 25 मार्क्स का है, यहाँ से शुरू होता है। देखिए संधि से, संधि अथवा संधि विच्छेद करें। जैसे कि पहला है आपको कस तावत, परम कस तावत उपदेश, बोल्ड लेटर में जो दिया गया है उसी में आपको संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो जैसे कि अब देखिए कस तावत, ये आपको विसर्ग संधि से है, तो इसका सही आपको आंसर हो जाएगा कह जोड़ तावत। ये कह जोड़ तावत, चूँकि बाद में देखिएगा जो त है उससे पहले ये जो विसर्ग आया है वो विसर्ग त होने के चलते बाद में जो प्रथम वर्ण है और इधर विसर्ग के पहले अ है, तो विसर्ग को जो है ये आपको स में बदल गया है, दंत स में। ठीक है, तो ये जो है आपको जो सही इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कह जोड़ तावत, कस तावत। आप यदि मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे कि विसर्ग किस तरह से स में बदलता है, मैंने बड़ा बारीकी से उसमें उस वीडियो को मैंने बनाया है। आप हमारे यदि प्लेलिस्ट में जा कर के देखें तो सारे संधि के सारे वीडियो आपको वहाँ उपलब्ध हैं और पूरे नियम और सूत्र के साथ मैंने वहाँ बताया है, इसलिए आप उसे ज़रूर देखें और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत विशेष हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन से अवगत कराना कि बोर्ड में आपको क्वेश्चन किस तरह का रहेगा। इसी तरह का हूबहू 100% क्वेश्चन यही होंगे, इससे हट करके नहीं होंगे। ठीक है, इसी मॉडल पर होंगे, कहने का तात्पर्य है। सेकंड है कोअत्र, तत्कोअत्र अभ्युपाय। ये सारे के सारे बुक से दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे, ये ग्रामर में भी जो पूछे गए हैं। तो को में कह जोड़ अत्र, यहाँ पर ये उत्त संधि जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी उत्त संधि से है, तो यहाँ पर हो जाएगा कह जोड़ अत्र। विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद भी यहाँ अ है, तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग को ओ हो गया है, ऊ होकर के ओ हो गया है। ठीक है ना, इसी को हम लोग उत्त संधि भी कहते हैं। तीसरा है संजातः, इसमें सम जोड़ जातः क इसका सही आंसर हो जाएगा, सम जोड़ जातः। चूँकि यहाँ पर देखिएगा कि बाद में जो है चवर्ग का आया है, इसीलिए जो म जो है जो अनुनासिक वर्ण है ये भी अपने बाद वाले जो के पंचम वर्ण में चेंज हो गया, जो अनुनासिक वर्ण होता है। यही कारण है कि म जो है यो में बदल गया है। ठीक है ना, च छ ज झ यो, तो इसीलिए म जो है यो में चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिएगा फोर्थ में वागीशा है। वागीशा को आपको मैंने संधि विच्छेद करना, तो यहाँ पर प्रथम वर्ण का जो तृतीय वर्ण में जो परिवर्तन होता है
वही संधि का नियम यहाँ आपको दिया गया है। तो वाक जोड़ ईसह, ये ख इसका सही आंसर हो जाएगा वागीसह का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये 4 मार्क्स का ये आपका ये संधि का क्वेश्चन होगा, जो इसी तरह से ऑप्शन के साथ आपको दिए हुए रहेंगे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए समास करना है अथवा विग्रह करना है। समस्त पद दिया हुआ है तो आपको विग्रह करना है, विग्रह यदि दिया हुआ रहेगा तो आपको समस्त पद बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो क्वेश्चन आया है वाष्पयान माला, तो वाष्पयान माला संधावती संचलती, ठीक है ना, यहाँ पर संधावती होगा, देखिएगा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा, संधावती। ठीक है, तो वाष्पयान माला गाड़ियों की जो पंक्तियाँ हैं उसको, तो यहाँ पर हो जाएगा ग, इसका सही आंसर है वाष्पयानानाम माला। वाष्पयान कहते हैं रेलगाड़ी को, रेलगाड़ियों की जो पंक्तियाँ हैं उसको हम लोग वाष्पयान माला कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है प्रतिवचनम, ये अव्ययी भाव समास का हो गया। पहला वाला जो है आपको विभक्ति से संबंधित हो गया, षष्ठी विभक्ति से संबंधित जो आपको तत्पुरुष समास पढ़ना है वो सिर्फ विभक्ति से रिलेटेड पढ़ना है, जो मैंने ऊपर के सिलेबस में दिया है। आप उस सिलेबस से मिलाते चलिएगा, एक एक जो यहाँ हमने प्रश्न डाले हैं वो पूरा सिलेबस को फॉलो करते हुए हमने डाला है। ठीक है, दूसरा है फिर प्रतिवचनम। यहाँ पर देखिएगा कि प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा वचनम वचनम प्रति, प्रति के योग में द्वितीया, और यही कारण है कि यहाँ पर द्विरिक्ति होकर के वचनम वचनम प्रति हो गया प्रतिवचनम। तीसरा है आपको व्याघ्र चित्रकौ, यहाँ पर देखिएगा व्याघ्र चित्रकौ, ये द्वंद्व समास जो आपके सिलेबस में पढ़ना है इस बार, सिर्फ द्वंद्व समास का यहाँ दिया है, तो व्याघ्र च चित्रकः च द्वंद्व समास है, आपको सही आंसर हो जाएगा व्याघ्र च चित्रकः च। इसी प्रकार से फिर तीसरा आपको है सव्यवधानम, व्यवधानीन सहितम, व्यवधान के साथ, है ना। तो यहाँ पर स के जब विग्रह, स का यदि विग्रह करते हैं तो स का सह भी होता है, सहित भी होता है। तो यहाँ पर भी जो सहितम का अर्थ में साथ के अर्थ में होता है, तो व्यवधान के जो साथ है वही सव्यवधानम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 3 में, यहाँ देखिए प्रकृति प्रत्यय को आपको करना है, मतलब धातु और प्रत्यय को जो अलग किया उसको जोड़ेंगे और जो जुड़ा हुआ उसको अलग करेंगे। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली प्रकृति प्रत्यय की यदि हम बात करते हैं तो वाक्य पर ज़्यादा डिपेंड करता है। आपका वाक्य यदि वो, चूँकि अभी जो हम 10th में जो प्रकृति प्रत्यय पढ़ते हैं वो मैक्सिमम देखिएगा कि जो प्रत्यय दिया हुआ है आपको सिलेबस में वो सभी के सभी विशेषण बनने वाले होते हैं, और वो सभी के सभी विशेषण बनने के साथ साथ वो सारा का सारा जो है आपका वाक्य पर डिपेंड करता है, अपने विशेष्य पर डिपेंड करता है कि उसका विशेष्य कैसा है। तो उसी के अनुसार आपको जो है इधर भी प्रत्यय के रूप को चला करके बैठाना होता है। यदि आपका रूप अगर गलत बैठ गए, अगर उसके शब्द रूप को आपने याद नहीं किया, जैसे कि मतु प्रत्यय आपको पढ़ना है तो मतु प्रत्यय में से श्रीमान का आप रूप याद कर लीजिए, श्री से मतु लग के श्रीमान बना, श्रीमत मूल शब्द बना, फिर श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंतः, तो यहाँ पर मतु प्रत्यय आपको लगा, तो इसका रूप चलता है। तो वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर देखिएगा कि मान लीजिए बहुवचन में अगर दिया गया तो आपके रूप को श्री से मतुप लगा करके उसको बहुवचन में लेकर के जाना होगा, क्योंकि उसका विशेष जो है बहुवचन में होगा। तो इस प्रकार के इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रत्यय वाला जो क्वेश्चन है उसको बनाना चाहिए। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, जैसे पूजनीय जोड़ टाप, तो अब यहाँ पर देखिए जननी शब्द है, तो जननी शब्द चूँकि स्त्रीलिंग है माता शब्द, तो इसलिए यहाँ पर पूजनिया हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजनिया, चूँकि टाप में ऐसे भी आ बचता है। ठीक है, तो पूजनीय जो टाप में आ बचा तो हो गया पूजनिया। सेकंड है महत जोड़ त्व, त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदा ही नपुंसक लिंग एक एक वचन में होते हैं, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ भी देखिएगा महत से त्व लग करके रूप बन गया महत्वम। इसका जो प्रत्यय बनने के बाद चूँकि इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रत्यय वाले में, इसलिए महत्वम बना। फिर नेक्स्ट है पहला दूसरा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर नंबर का ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है ना, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। चूँकि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, चूँकि मैंने अपने से किया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो उसको ज़रूर आप भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कहीं कुछ छूट गया हो। जैसे यहाँ पर नंबर में देखिए 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए 2 के बाद, लेकिन यहाँ पर गलती से 1 प्रिंट हो गया है। दीपिका क्रिकेट क्रीडायाम, दीपिका जो है क्रिकेट के खेल में कुशल से फिर टाप लगाना है आपको, चूँकि आपको प्रत्यय में 3 ही पढ़ने हैं, तो मतुप और ये क्या कहते हैं टाप,
ठीक है, मतु प्रत्यय, त्व प्रत्यय और टाप प्रत्यय, यही 3 प्रत्यय आपको पढ़ने हैं जो कि 4 नंबर के होंगे। तो कुशल से टाप लगा तो बन गया रूप आपका कुशला। इसी प्रकार से 4th में देखिए सिलवान, सिलवान वही मतु प्रत्यय आपको हो गया, सिल से मतुप लग करके बन गया सिलवान, सिल वाला, ठीक है ना। सज्जन सिलवान भवती, सज्जन लोग जो हैं वो सिलवान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4th में, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उचित शब्दों से भर करके। तो ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि वाच्य से रिलेटेड है, और वाच्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आपका वाच्य, जिसको हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। तो आपको वॉइस में जो भी आप संस्कृत में जो वाच्य पढ़ेंगे उसमें आपको भी इसमें भी विकल्प आपको मिलेगा। तो देखिए जैसे कि लता और गीता के बीच में कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, तो बातचीत के माध्यम से आपको वाच्य के शब्दों को भरना होता है कि कौन सा सही और उचित शब्द वहाँ भरा जाएगा। जैसे कि लता कहती है किम डैश पुस्तकस्य पदानुशीलनीमपि पश्यसि, क्या तुम पुस्तक के पदानुशीलनी को भी देखते हो, जो पद के की जो अनुशीलनी है जो लास्ट में आप देखते हैं बुक में रहता है वो। तो क्या, तो यहाँ पर देखिएगा क्रिया आई है पश्यसि, तो मतलब क्रिया को देख करके लगता है कि क्रिया जो है प्रश्नपदी में है, कर्मवाच्य वाले रूप में नहीं है, मतलब कर्ता जो होगा वो सामान्य कर्ता के रूप में होगा, वो कर्मवाच्य वाले रूप में नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा तुम, मतलब लता कह रही है कि क्या तुम पुस्तक के पदानुशीलनी को भी देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिया गया अहम, त्वम, त्वाम, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा त्वम। फिर गीता कहती है आम मया पदानुशीलनी अपि दृश्यते, चूँकि यहाँ पर पश्यसी है तो पश्यसी का मूल शब्द दृश्य धातु है, और दृश्य धातु से फिर जब आप जब वाच्य वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा आपका वीडियो लंबा हो जाता है, और बच्चों का कहना होता है कि सर थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि यदि सही ज्ञान आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत आपको समय तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मैंने पेशेंस रखना होगा। क्योंकि सोचिए 40 मिनट का हम लोग क्लास करते हैं जब क्लासरूम में, तो यहाँ तो कम से कम मान के चलिए कि 20-25 मिनट 30 मिनट तक हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको समय मैंने उसको समाप्त कर दें, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझाना ज़रूरी होता है, तो उससे ज़रूर उसको उस रूप में समझें। तो यहाँ भी है कि त्वम हो गया चूँकि सी, तो यहाँ पर पश्यसी का जो मूल धातु दृश्य है, और जो जब अब दृश्य का जब कर्मवाच्य में रूप चलाते हैं तो दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, इस प्रकार से रूप चलता है। यही कारण है कि यहाँ पर चूँकि मया देखिए कर्मवाच्य में करता है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर दृश्यते हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें तीसरा आ रहा है लता, फिर कहती है किम अधुना त्वया, क्या इस समय तुम्हारे द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। तो गीता कहती है आम अहम अधुना शब्द रूपानी लिखामी, क्या लिख रहे हैं, शब्द रूपों को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि शब्द रूपानी, इसके आंसर से पता चलता है कि पूछने वाले ने शब्द रूप के विषय में ही पूछा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सही इसका आंसर शब्द रूपानी, मतलब किम अधुना त्वया, क्या इस समय तुम्हारे द्वारा शब्द रूपों को लिखा जा रहा है। यही कारण है कि कर्मवाच्य में शब्द रूपानी के अनुसार यहाँ पर देखिएगा लिख्यन्ते हो गया है, क्योंकि शब्द रूपानी जो है बहुवचन में है, शब्द रूपम, शब्द रूपे, शब्द रूपानी, फलम फले फलानी की तरह इसका रूप चलेगा, और इसलिए क्रिया भी जो इसकी है कर्मवाच्य की क्रिया है और बहुवचन में हो गई, कर्म के अनुसार बहुवचन में हो गई, न कि त्वया के अनुसार उसका रूप होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 में। यहाँ पर देखिएगा संस्कृत का जो समय बोधक शब्द है, जो टाइमिंग आपको संस्कृत में जो टाइम बताना होता है उसी से रिलेटेड ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा। तो यहाँ पर है 4:30 बजे का, तो अहम सायंकाले 4:30 वादने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4:30। ये बड़ा इजी टॉपिक होता है, आप सभी को पता ही है, तो इसे जो है आप देखें तो 4:30 बजे को हम लोग हिंदी में 4:30 बजे कहते हैं या 4:30 कहते हैं, तो साढ़े को जो है यहाँ पर संस्कृत में सार्ध कहा जाता है ना, साढ़े को सार्ध कहा जाता है। और चूँकि 4 बज रहा है तो चतुर, तो 4:30 वादने क्रीडामी, मैं 4:30 बजे खेलता हूँ। इसी प्रकार से फिर 5 है, 5 वादने है ना, क्षेत्रात् गृहम आगच्छामि, मैं फील्ड से, खेत से या अथवा क्रीड़ा क्षेत्र से घर वापस आता हूँ, तो यहाँ पर 5 का हो जाएगा पंच, ये आपको सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है इसमें 7:15, 7:15 जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वादने भोजनम करोमि, तो यहाँ पर हो जाएगा सवा का मतलब 15 मिनट जब अधिक होता है तो उसको हम लोग सपाद कहते हैं, तो सपाद सप्तवादने।
और इसी प्रकार से फिर है 9:45, मतलब कि 9:45, मतलब 10 बजने में 15 मिनट कम है। तो इसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, पादोन 10 वादनम पर्यंतम अध्ययनम करोमि, मैं 9:45 बजे तक अध्ययन करता हूँ। इस प्रश्न में बच्चों के द्वारा जो है कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे 9:45 दे करके पादोन 9 वादनी गलती से लिख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जहाँ भी 45 है तो आपको एक आगे बढ़ जाना है। जैसे 9:45 बता रहा है तो आप वहाँ पर क्या कीजिए, पादोन 9 वादने, पादोन 10 वादने, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन मुझे देखिए, यहाँ पर ईश्वर व्याप्त हस्ती, आपको ये अव्यय पदों के द्वारा जो है आपको भरना है। अव्यय पदों के द्वारा आपके इस वाक्य को आपको भरना है। नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है। एक चीज़ मैं आपको अव्यय में बताना चाहता हूँ, हम लोग जब बोर्ड की कॉपी भी चेक करते हैं तो वहाँ भी आप देखिएगा निर्देश दिया हुआ रहता है कि आपको, यदि कई जगह क्या होता है कि एक के जगह पर 2 भी अव्यय आपका यूज होता है ना। ऐसा नहीं कि अत्र है तो हो सकता है तत्र भी वहाँ आपको सही बैठता है। तो यदि अव्यय का सही अर्थ आपको बैठता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, वहाँ मार्क्स आपके वहाँ पर कटते नहीं हैं, वहाँ पर कभी नहीं काटे जाएंगे। इसके लिए आपको डरने की बात नहीं है। ईश्वर व्याप्त अस्ति सर्वत्र, ईश्वर व्याप्त हैं कहाँ, तो सभी जगह। ये सबसे ज़्यादा इसमें तीनों में उचित आंसर होगा, चारों में। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको विकल्प में 3 या 4 दिए जा सकते हैं, कहीं 4 भी रहते हैं, कई बार 3 भी रहता है, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है। दूसरा है बालकाः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक जो हैं पाद कंदुकेन फुटबॉल के द्वारा खेलते हैं। तो अत्र मतलब यहाँ खेलते हैं। जैसे अब इसी प्रश्न में देखिए, यहाँ पर कुत्र भी हो सकता है। बालक जो है फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं दिया हुआ है, इससे ये भी पता चलता है कि अत्र होना चाहिए, इसलिए अत्र यहाँ पर ज़्यादा उचित रहेगा। उद्याने पुष्पानि सन्ति तत्र भ्रमराः गुंजन्ति, यहाँ तत्र को देखने से पता चलता है कि इससे पहले जो अव्यय आएगा वो क्या आएगा, यत्र आएगा। ठीक है, क्योंकि उद्यान में जहाँ फूल हैं वहीं भंवरे भी गुंजायमान रहते हैं, गूंजते हैं। तो यत्र तत्र ये ज्वाइंट अव्यय है, जहाँ यत्र का प्रयोग होता है वहाँ तत्र का प्रयोग होता है। अगर शुरू में यत्र दिया रहेगा तो बाद में आप उसको तत्र भर सकते हैं। इसी प्रकार से यदा और तदा भी होता है। जिस प्रकार से इंग्लिश में आइदर और नाइदर नॉर आप सेंटेंस में बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी आप भरते हैं। तो ये ज्वाइंट अव्यय होता है। 7 में देखिए, दिव्यानंद ह्यः फलम खादिष्यति, यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिया रहता है और उसको अंडरलाइन किया हो रहता है कि कौन सा अशुद्ध है, उसमें क्या शुद्ध शब्द होगा, तो उसको आपको भरना है। तो स्थूल पदों में दिया गया, मतलब बोल्ड लेटर में दिया गया है। तो दिव्यानंद ह्यः फलम खादिष्यति, यहाँ पर आपको ह्यः को बोल्ड लेटर में दिया गया है, मतलब यहाँ पर गलत है तो ह्यः है, तो उसको आपको सही भरना है। तो आप क्रिया को देखिएगा तो पता चलता है खादिष्यति है, तो खादिष्यति मतलब लिरिट लकार भविष्यत काल में है, जबकि ह्यः भूतकाल के लिए यूज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्वः, आने वाला कल। दिव्यानंद कल फल खाएगा, तो उसके लिए श्वः है ना, टुमारो के अर्थ में। दूसरा है राजेंद्र एकः पाठम पठति, अब यहाँ पर देखिए एकः को अंडर माने बोल्ड लेटर किया गया, मतलब एकः शब्द गलत है। इसमें सही क्या होगा, तो देखिए पाठम का विशेषण है। पाठम में चूँकि पाठम कर्म है तो उसमें द्वितीय विभक्ति है, तो एकम में भी एकम होना चाहिए, जो सही आंसर हो जाएगा गौ। राजेंद्र एक पाठ को पढ़ता है, ठीक है, पढ़ाता है, पाठयति है, पठती नहीं, सॉरी, तो पाठयति पढ़ाता है। तो इसलिए यहाँ पर एकह न होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकम पाठम, चूँकि यहाँ पर पाठम का ये विशेषण संख्यावाची विशेषण बन करके एकह शब्द यहाँ पर आया है, तो पाठम के अनुसार यहाँ पर एकम होगा। इसी प्रकार से देखिएगा तीसरा, देखिए मम मित्रम स्वः न आगच्छन्, मेरा मित्र कल नहीं आया, नहीं आएगा। तो चूँकि यहाँ पर स्वः दिया हुआ है, तो स्वः से पता चलता है कि वाक्य की जो क्रिया होगी, जो धातु रूप होगा, वो आपको लिरिट लकार में जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिएगा तो ये लंग लकार का रूप है, भूतकाल का अर्थ को बता रहा है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क आगमिष्यति, चूँकि स्वः मतलब होता आएगा। यदि यहाँ पर ह्यः रहता तब फिर आगच्छन्, तब वह जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आगच्छन् दिया हुआ है, आगच्छत होना चाहिए, इसको सुधार लीजिएगा, आगच्छत। तो मम मित्रम स्वः न आगच्छत, मेरा मित्र कल नहीं आया था कह रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, स्वः। तो स्वः से पता चलता है कि क्रिया जो है वो लिरिट लकार में होनी चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आगमिष्यति, कल मेरा मित्र आएगा, आया था नहीं। ठीक है, अब चलिए आपको जो पठित अवबोधन से, जो बुक से रिलेटेड, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि 4 चैप्टर आपको जो है बुक से रिलेटेड रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें रहेगा। तो किस तरह का क्वेश्चन आपसे, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो 15 नंबर के ये जो होंगे आपको। कहता वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं, तो यहाँ पर देखिएगा रेखांकित पद तो नहीं हो पाया था, क्योंकि टेक्निकली मैं उसको अंडरलाइन करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पाया था, लिख दिया था पहले। लेकिन इसको आप रेखांकित को आप बोल्ड मान सकते हैं, जो बोल्ड लेटर में लिए गए जो पद हैं, ठीक है ना, जो आपको बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं स्थूल पद में, है ना, स्थूल पदों में। तो यहाँ पर जैसे ताम है, तो सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिप जो है उससे पूछे, उसको पूछे। तो यहाँ पर देखिएगा ताम जो है तत् का स्त्रीलिंग वाला रूप है, और कर्म के रूप में चूंकि यूज हुआ है, सा ते ताह, ताम ते ताह। तो यहाँ पर जो है द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, तत् का स्त्रीलिंग में द्वितीया एक वचन। तो यहाँ पर इसका जो हम प्रश्नवाचक वाला जो शब्द देंगे वो भी स्त्रीलिंग वाला देंगे, तो वो हो जाएगा किम का काम हो जाएगा। किसको पूछा, किससे पूछा, तो उससे पूछा, सुराधिपः। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है धेनु नाम माता सुरभि आसित, धेनुओं की जो माता थी वो सुरभि थी। तो यहाँ पर देखिएगा धेनु नाम को अंडरलाइन किया गया है, बोल्ड लेटर में लिखा गया है, इसी में आपको प्रश्नवाचक शब्द देने हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा केसाम, क्योंकि षष्ठी के बहुवचन में है, तो षष्ठी के बहुवचन में भी आपको किम का शब्द रूप आपको बैठाना है संज्ञा के लिए। तीसरा है कज्जल मलिनम धुआं मुंचती सक्टियानम, जो गाड़ियाँ हैं वो काजल के समान काले धुएं को छोड़ता है। तो यहाँ पर कज्जल मलिनम काजल के समान, तो ये चूंकि ये विशेषण, धूमम का विशेषण यूज हुआ है, तो विशेषण के लिए हम लोग कीदृश शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा कीदृशम। आप मेरे प्रश्नवाचक वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी मैंने बहुत अच्छी तरह से उसमें समझाया है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी उसको बढ़िया से समझ सकते हैं और उसके आंसर को करने में आप सक्षम हो सकते हैं। मैंने उससे भी बनाया। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपके बुक से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड या अनसीन पैसेज, हर तरह का, चाहे लेटर हो या चित्र देख करके लिखने वाला, सारा वीडियो आपके सिलेबस का जो है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और जिस तरह से मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरह से मैंने आपको यहाँ भी बना करके रखा है। तो थोड़ा वीडियो कोई बड़ा हुआ है ज़रूर, कोई छोटा भी है, लेकिन उस समय के अनुसार हुआ है ताकि आपको मैं ठीक तरह से समझा सकूँ, इसलिए उसे आप ज़रूर देखें। कज्जल मलिनम का लिए हो जाएगा कीदृशम, चूँकि ये विशेषण है इसलिए विशेषण के लिए कीदृशम शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। काजल के समान काला, क्या चीज़, धुआं, तो धुआं का विशेषण इसलिए कैसा धुआं, तो काजल के समान धुआं, तो इसलिए कीदृशम। महानगरेशु ये स्थानवाची शब्द है, तो इसलिए इसके लिए हम लोग कुत्र का प्रयोग करेंगे, स्थानवाची के लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पाँचवा है मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो। वो जो व्याघ्र वाला जो चैप्टर 2 का जो बुद्धिर्बलवती सदा जो चैप्टर है वहाँ पर ये आया है, वहीं से आपके सेकंड चैप्टर से। तो मानुषात विभेति, तो कस्मात, मानुषात में पंचमी विभक्ति लगी है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कस्मात। 9 देखिए पर्यायवाची पद आपको देने हैं जो बुक में आया हुआ है, यही मॉडल आपको एग्जाम में रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसलिए इसी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करना है। व्याघ्र भयाकुल चित्तः नष्टः, व्याघ्र जो था वो भय से आकुल चित्त वाला जो बाघ था वो नष्ट। यहाँ पर नष्ट शब्द का अर्थ क्या है, प्रसंग के अनुसार आपके अर्थों को देना है। ऐसे नष्ट मतलब होता है समाप्त होना, लेकिन यहाँ पर नष्ट शब्द का अर्थ है पलायितः, पलायितः पलायमान हो जाना, भाग जाना। तो बाघ जो है भय से आकुल होकर वहाँ से वो भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि गच्छ गच्छ जम्बुक में आप जम्बुक शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, तो वो है श्रीगालः, जाओ जाओ जम्बुक, मतलब ये जो है व्याघ्र जम्बुक को सियार को कह रहा है, तो ये भी वहीं से है। तो जम्बुक का अर्थ श्रीगालः, तो प्रसंग के अनुसार आपको अर्थ देना होता है। तीसरा है मार्गे गहने कानने, यहाँ पर कानने का सही अर्थ क्या है इसको आपको बताना है। तो कानन मतलब होता है वन, कानन वन अथवा जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कानने का सही अर्थ कहता मार्गे गहने कानने, मार्ग में गहन, कानन में गहन, वन में सा व्याघ्रम ददर्श, वह जो है बाघ को देखी, मतलब बुद्धिमती, वहीं से प्रसंग लिया गया है। तो कानने का वने है। तस्य भार्या बुद्धिमती आसित, यहाँ पर भार्या शब्द का अर्थ क्या है, तो भार्या मतलब पत्नी, तो पत्नी का यहाँ पर सही इसका अर्थ हो जाएगा पत्नी। भार्या बुद्धिमती आसित, तो भार्या मतलब पत्नी का अर्थ है। भगिनी मतलब बहन होता है, माता मतलब माँ। नेक्स्ट अब चलिए 10
यहाँ पर जो भाष्य कार्य का जो तत्व है वो पाठ आधारित निर्देशानुसार यहाँ भी आपको उत्तर करने हैं। ये आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको भाषिक कार्य में देखिए किसी का कर्ता पूछा जाता है तो किसी का क्रिया पूछा जाता है तो किसी का विशेषण पूछा जाता है। इस प्रकार के आपको व्याकरण से रिलेटेड आपको प्रश्न होते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या क्या किस किस तरह का है। धूर्तः श्रृगाल हसन आह, धूर्त श्रृगाल जो है हंसते हुए कहा। यहाँ पर आह जो है वो क्रिया है, कहता अत्र आह, यहाँ पर आह जो है इति इस क्रियापद का कर्तृपद की मस्ती। कर्तृपद क्या है मतलब कर्ता क्या है, कर्तृपद मतलब कर्ता क्या है, मतलब आह जो क्रियापद आया है इस आह क्रिया का कर्ता क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा श्रृगालः इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रृगालः गौ में। श्रृगालः आह, श्रृगाल ने कहा, आह मतलब अकथयत अवदत बोला कहा, तो श्रृगालः। धूर्तः तो श्रृगालः का विशेषण है। चलिए इससे नेक्स्ट दूसरा, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर वह धूर्त है वहाँ तुम मुझको ले चलो, है ना। अस्मिन वाक्य कहता है इस वाक्य में जो आपको इन्वर्टेड कोमा में अंडरलाइन करके रखा गया है, कहता है इस वाक्य में यहाँ पर धूर्ता पदम कस्मै प्रयुक्तम, धूर्ता पद जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, किसके लिए आया है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा क, बुद्धिमती कृते। यहाँ पर वो सियार बोल रहा था उस व्याघ्र से, बाघ से, कि वो धूर्त कहाँ है, चलो वहाँ तुम मुझको ले चलो। तो धूर्ता मतलब यहाँ धूर्ता में आ लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि बुद्धिमती का ये विशेषण है। ये इसलिए हो जाएगा बुद्धिमती कृत्य, मतलब बुद्धिमती के लिए ये प्रयुक्त हुआ है ना, श्रृगाल अथवा व्याघ्र के लिए नहीं। तीसरा है कहता निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, ये वाक्य दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा हर जगह ये आपको इन्वर्टेड कोमा में दिया हुआ, मतलब इस वाक्य में, अत्र से मतलब है यहाँ जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य में आपको पूछा जा रहा है। शीघ्रम कहता शीघ्र, इस अर्थ में कौन सा शब्द आया है, कह शब्द आगतः, कौन सा शब्द आया है। तो यहाँ पर देखिएगा शीघ्रम के अर्थ में यहाँ पर सत्वरम आया है ना। शीघ्रम के अर्थ में सत्वरम और शीघ्रम दोनों का एक समान अर्थ होता है, जल्दी, है ना, शीघ्र जल्दी, सत्वरम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सत्वरम, ठीक है, बद्ध्वा अथवा निज गले नहीं। फोर्थ में है कहता प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टाह, ठीक है। कहता इस वाक्य में अत्र मतलब इस वाक्य में यहाँ से यहाँ तक जो वाक्य दिया गया है, यहाँ पर कहता यहाँ पर क्रियापदम की मस्ती, यहाँ पर क्रियापद क्या है, ठीक है, की मस्ती पूछा जा रहा है। तो वास्तव यहाँ पर क्रियापद देखिए तो भवंतु, भू धातु का रूप है, भवतु भवताम भवंतु, ठीक है। तो ये कहा कि यहाँ पर लता तरु गुल्मा ये सभी जो हैं वो पत्थर के नीचे कहीं दब न जाए, पीस न जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा भवंतु, इसका सही आंसर हो जाएगा जो क्रियापद है, ठीक है। नेक्स्ट है यानानाम पंक्तियाँ ही अनंता कठिनम संसरणम, मतलब गाड़ियों की जो पंक्तियाँ अनंत है जिससे कि विचरण करना भी कठिन है। तो यहाँ पर कठिनम इत्यस्य विलोम पदम किम, इस कठिन का विलोम पद यहाँ ऑप्शन में कौन सा आया है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर कठिनम का, यहाँ पर देखिए जो कठिनम आया है इस कठिनम का हो जाएगा सरलम, सरल। सरल मतलब होता है आसान और कठिन मतलब जो काफ़ी कठिन है, हार्ड है, तो उसका सरल हो जाएगा सही आंसर। 6 में है लव कहता है भगवान सहस्र दिधीति ही, सहस्र दिधीति ही कहता अत्र मतलब इस वाक्य में, अत्र मतलब इस वाक्य में सूर्य, सूर्य के अर्थ में कौन सा शब्द का पर्यायवाची शब्द आया है। सूर्यस्य शब्दस्य पर्यायः कह, इस शब्द का पर्यायवाची क्या आया है जो सूर्य के अर्थ में है। तो वहाँ पर देखिएगा तो हो जाएगा सहस्र दिधीति। सहस्र दिधीति जो है वो आपको सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको इस नाटक में आया है, जो नाटक आपको सिलेबस में इस बार पढ़ना है, शिशु लालनम, ठीक है ना। ये जो नाटक है वहीं से ये आपको लिया गया है उठा करके, चूँकि आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं जो कि आपको मैंने नीचे दिया था, आपने देखा था। तो इस प्रकार से आपका ये टोटल देखिएगा 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का। चलिए इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।